जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे रेक्टर्स का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर पिछले हफ्ते हमने रिकॉर्ड करवाए थे और एक आज है। रेक्टर्स को भी हम जर्नली देख रहे हैं कि जर्नली रेक्टर्स के अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह का मटेरियल होता है, उसको हम बनाते कैसे हैं और उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो किसी रेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए और उसकी बेस पे आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम 3 रिएक्टर्स के बारे में बताया था, उसके बाद उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक जो डिफ़रेंस है, वो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे हम लोग ये मैं पॉइंटर यहाँ पे लगा लूँ एनोटेशन का, ठहरें ज़रा। ये जैसे ये रिएक्टर है, ये कोई भी इस तरह का रिएक्टर हो, उसको जब देखते हैं, तो उसके बारे में आपके माइंड में ये आता है कि एक रिएक्टर है, आपने इतनी टाइप्स के आपको असाइनमेंट्स भी दी हैं, कि ये सब में डिफ़रेंस क्या है और ये क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हर रिएक्टर्स की अगर आप देखें, अगर इसको भी मैं आपको नज़र आएगा, ये हर रिएक्टर्स में डिफरेंट किस्म की आपको नज़र आएगी स्पेशलिटी। कोई भी रिएक्टर दूसरे के साथ मैच नहीं करता। ये उसकी अंदर की साइड है। मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारे हैं और ये सारी तस्वीरें लगाने की पर्पज़ है कि ये सब मैंने क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम इनको सबको देखेंगे बारी-बारी। तो मैं आपको इसके बारे में सिर्फ़ ये समझ लें कि जो एक होता है, हम जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं स्पेशली, हम लैब के अंदर एक रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाए बगैर ना हमारी रिसर्च हो सकती है, ना हम इस काबिल हो सकते हैं हम ये कहें कि हम केमिस्ट हैं तो हमें रिएक्शन आता है, तो हम लोग सक्सेसफुल हो गए। जब तक वो चीज़ स्केल अप नहीं होती, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाई नहीं जा सकती, तब तक आपकी केमिस्ट्री फेल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो पहला स्टेप होता है लैब से बल्क प्रोडक्शन से पहले, उसको हम कहते हैं स्केल अप स्टडी। तो वो जो स्केल अप स्टडी होती है, वो एक मिनी रिएक्टर होता है लैब स्केल पे, जिसको हम बनाते हैं और उसके अंदर भी सारे वही काम करते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में हमें करने चाहिए। और जब वहाँ पर हमारा ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर हम बल्क प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग लैब स्केल के ऊपर रिएक्शन लगाते हैं, तो वो उसी का एक वाइडर वर्ज़न फिर हम प्रोडक्शन में चल रहा होता है। तो लैब स्केल में जो हम रिएक्टर में और एक जो हम बीकर के अंदर, जो फ्लास्क के अंदर रिएक्शन करवाते हैं या हॉट प्लेट के ऊपर हम बीकर को रख के फिर हम उसके अंदर वो मैग्नेट डालते हैं जिससे वो हिलता है लिक्विड, या हम ग्लास रॉड से मिक्स करते हैं। तो उसमें और उसमें भी फ़र्क आता है और क्यों आता है? और हमें क्या लैब स्केल अप स्टडी की ज़रूरत क्यों है? ये है थोड़ी-सी चीज़ें जो हमें समझनी है। सबसे पहली बात, लैब स्केल के जो चीज़ें आप बनाते हैं और जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जब केमिकल वही बनता है, तो अगर हम स्केल अप स्टडी नहीं करते तो आपकी रेसिपी ऑप्टिमाइज़ नहीं हो सकती। रेसिपी ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या है कि हमें कितनी मिकदार मिक्स करनी है, कितना टेम्परेचर देना है और कितना प्रेशर देना है। और अगर टेम्परेचर देना है तो टेम्परेचर का ग्रेडिएंट क्या होगा? क्या हमें 2 डिग्री पर मिनट, 3 डिग्री, ढाई डिग्री, 1 डिग्री स्लो हीटिंग करनी है, फ़ास्ट करनी है? अच्छा, ये हमारे काम बीकर में नहीं हो सकते। हमारे पास लैब के अंदर हीटिंग के लिए वाटर बाथ होता है, ठीक है? वाटर बाथ आपने देखा होगा, तो वो जो वाटर बाथ के ऊपर आप हीटिंग करते हैं, वो भी एक लिमिट तक है, 100 तक ले जाएगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर देना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 या इस तरह से हाई टेम्परेचर पे जाना है, तो वो लैब में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? रिएक्टर चाहिए, रिएक्टर वेसल चाहिए। लैब स्केल पे भी अगर करना है, तो फिर भी रिएक्टर वेसल चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इस चीज़ की तरफ कि रिएक्टर वेसल के बाद अब अगर हम उसमें प्रेशर देते हैं। अब बीकर में आप प्रेशर दे ही नहीं सकते, पहली बात। अच्छा, प्रेशर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो आपने बहुत से रिएक्शंस पढ़े हैं, जिसके बाद आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होता है, उसका टेम्परेचर भी लिखा होता है। लेकिन हम लैब में जब पढ़ते हैं, हम उसकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन प्रैक्टिकली किसी और तरह से होता है। अच्छा, इस स्टोरी को शॉर्ट करते हैं और आपको ये मैं बताता हूँ कि जब हमने जो ग्लास रिएक्टर है या कोई भी रिएक्टर है, इसका क्या ग्लास रिएक्टर की टर्म जो आपने देखी है ना, एक तो ये है कि जैसे बीकर होता है ना लैब स्केल पे, इसी तरह का एक बीकर वर्क की तरह का ये ग्लास रिएक्टर हम बना देते हैं। उसकी मुझे तस्वीर नहीं मिली थी, लेकिन आप ये समझ लें कि ये एक लैब स्केल अगर हो और ये सारा शीशे का और इसके ऊपर ग्रेजुएटेड लाइनें हो बीकर की तरह से, यानी कि एक बीकर हो ऊपर से बंद हो, बस ये समझ लें।
और ये ऊपर से जो बंद किया हुआ है, ये इसके बाद ये देखें नट, ये अगर आप देखेंगे तो हमारी बायोटेक लैब में भी इस तरह का एक पड़ा हुआ है, उसमें देखेंगे ये यहाँ पे इसको टाइट करने के लिए होता है ढक्कन को, ठीक है। इसके अंदर सील लगी होती है, और उसके ऊपर ये जो सुराख है, यहाँ से हम उसको देख भी सकते हैं, अंदर लाइट भी जल रही होती है। बाज दफा इस जगह के ऊपर सुराख होता है काफी बड़ा शीशे का, शीशा लगा होता है, मतलब सुराख नहीं होता, शीशा होता है। और वहां से आप देख सकते हैं आराम से कि अंदर केमिकल बना है, किस तरह का बना, लाइटें भी लगी होती हैं, इसके अंदर एजिटेटर भी होता है, मिक्सिंग भी होती है। ये जो नीचे से चीजें हैं, इसको ये मुख्तलिफ हैं, प्लस माइनस हो सकता है। एक तो ये ग्लास, वो जो ग्लास होता है वो एक तो मोटा होता है और उसमें प्रेशर बियर करने, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ठीक है। इसलिए ग्लास वेसल हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम मोस्टली देखना होता है हमने कि केमिकल रिएक्शन हमें होता नजर आए, कलर चेंज भी नजर आए। वरना हम स्टेनलेस स्टील को ही प्रेफर देते हैं लैब स्केल पे भी, इसके अंदर शीशे का इस तरह से एक सुराख बन जाए, 100% ग्लास का ना हो, ठीक है। ग्लास के फायदे भी है ना, वो हमें चाहिए भी होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्यों चाहिए होता है, ठीक है। तो सर, ये ये बेस, कौन से रिएक्टर की कौन सी टाइप हम कर रहे हैं अभी? मैं अभी जर्नल बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था, अगर हम जर्नल ही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद जब टाइप के अंदर आएंगे, ये अभी बैच रिएक्टर ही कह लें इसको, ठीक है, जिसको आप मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बैच रिएक्टर है, बैच रिएक्टर के साथ उसकी मैं टाइप्स बता रहा हूँ आपको कि किस तरह के मटेरियल कौन सा होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ग्लास मटेरियल भी यूज कर सकते हैं अगर हमने हाई प्रेशर नहीं देना। और दूसरा फिर हम स्टेनलेस स्टील का मटेरियल। अच्छा, जो स्टेनलेस स्टील है, इसके बारे में दो तीन टर्म्स मार्केट में यूज होती हैं। एक होता है 316L, 316L, ये एक टाइप है, ये फूड ग्रेड किस्म का स्टील है जिसको हम यूज करते हैं। और दूसरा 304L भी होता है, लेकिन वो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको प्रेफर नहीं देते। तो हाई प्रेशर वेसल मोस्टली अच्छा स्टील यूज करते हैं। स्टील स्टील जो है वो बेसिकली, उस आपको लास्ट वीक में मैंने बताया था कि वो एक कम्बिनेशन ऑफ अलाई है, और मटेरियल को हम मिक्स करते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल्स को मिक्स करने से हम मटेरियल बनाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर स्टेबल हो, हाई प्रेशर स्टेबल हो, हाई क्रोजन स्टेबल हो। हाई क्रोजन से मुराद है हाई एसिडिक सोल्यूशन, और हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन में भी स्टेबल हो। और इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग किस्म का हो या रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग किस्म का, दोनों को बियर करे, ना वो मटेरियल ऑक्सीडाइज हो। तो क्रोजन, क्रोजन का मतलब जंग लगना नहीं होता। जंग का लफ्ज जो है वो सिर्फ आयरन के लिए, हर मटेरियल, हर मेटल जो है वो उसकी क्रोजन हो सकती है। तो मोस्टली हम उसके लिए क्रोजन का लफ्ज यूज करते हैं कि ये मेटल जो है वो डिग्रेड हो रही है या उसकी स्ट्रेंथ लूज हो रही है। तो बहुत सी चीजें हम लैब स्केल पे बनाते हैं। एक रिएक्टर्स के बाद मैं आपको जो एक और चीज एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो कि हम मोस्टली इंडस्ट्री अपना स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ाते स्टूडेंट को, वो होता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, या उसका वो किस तरीके से मैकेनिज्म है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। तो इंशाल्लाह, बस अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे याद करवाना, मैंने आपको वो भी एक लेक्चर दूंगा। रिएक्टर्स के बाद मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है, इसमें वाटर भी आता है ना, अमोनिया, और इस तरह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं, और वो उसका प्लांट किस तरह का होता है। तो वो हम, अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको जितनी पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक भी ऐसी नहीं है जो आगे फर्दर पीएचडी में या उसकी एमएस वगैरह में यूज नहीं होती। अगर आप बाहर से एमएस करेंगे या पीएचडी करेंगे, तो ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा हूँ, रिएक्शन वेसल बता रहा हूँ, स्केल अप स्टडी बता रहा हूँ, इन सब से आपने बाहर के मुल्क में जाके आपका पाला पड़ना है। पाकिस्तान में भी मैं अपनी लैब में कोशिश कर रहा हूँ कि लैब स्केल का जो है ना हमारे पास रिएक्टर बन जाए। तो यहाँ पर उसके अभी कमिट नहीं कर सकता कि आपकी रिसर्च में वो अवेलेबल होगा कि नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर जो भी केमिकल हमने बनाना है, जब तक हमारे पास लैब स्केल में उसको बनाने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम उसको आगे फर्दर लेके नहीं जा सकते। तो हम लैब स्केल में, एक तो वो मैंने बताया कि हम ग्लास का, और दूसरा स्टेनलेस स्टील का। तीसरी जो चीज़ है वो, अगर हम लोहे का भी यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर एक तरीका ये है कि हम उसके अंदर ग्लास की लाइनिंग कर लेते हैं। ग्लास की जो लाइनिंग है वो लोहे के लिए भी हो जाती है, किसी और स्टील, स्टेनलेस स्टील में भी आप कर सकते हैं। लाइनिंग से क्या मुराद है? लाइनिंग से मुराद ये नहीं है कि आपने एक लाइन खींच दी। लाइनिंग से मुराद ये है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अ, ये जैसे है, इसके अंदर वाली साइड पे एक पूरी बारीक सी लेयर आ जाती है ग्लास मटेरियल की, ठीक है। ग्लास वही है जो आपके घरों में यूज करते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ मेरे पास ये जैसे शाइन है, ये लेस भी होता है ग्लास, ठीक है। इसके अंदर उसकी हो सकती है कोटिंग। ये जो 100% ग्लास है, ठीक है, ये ब्लू, इसके जो, अच्छा, जो ग्लास लाइनिंग है ना, ये तकरीबन 4 कलर में आती है। एक डार्क ब्लू कलर होता है, एक स्काई ब्लू कलर में आती है, एक वाइट आती है, और एक
शायद ग्रीन कलर में आती है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है? तो ये ग्लास लाइनिंग है जो आपको नज़र आ रही है। ये भी लाइट ब्लू कलर की ग्लास लाइनिंग है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये एक तो आपको समझ आ गई कि मटेरियल आपका सेफ हो जाता है। और उसके बाद फिर आप इसको आगे लेके जाते हैं कि इसके मज़ीद मैं फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। अभी जो है वो सेशन ऑफ होने लगा है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके आप लोग दोबारा से इसको जॉइन कर लीजिएगा, फिर हम एक गो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला आपको मैं अब इसको समराइज़ करता हूँ, जो मैंने बताया कि मैंने आपको बताया कि जब लैब स्केल पे हम रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर प्रोटोकॉल और होते हैं, वो हम बीकर में करवाते हैं। और हमारे पास गरम करने के लिए सिस्टम इतना हैवी नहीं होता, या हमारे पास हॉट प्लेट होती है, या मैग्नेट होता है, या कुछ स्टिरर हल्का-सा, या ग्लास रॉड इस तरह से, या फिर हमारे पास वाटर बाथ होता है हीटिंग के लिए, और एजिटेटर भी होते हैं लैब स्केल पे। लेकिन ये इनफ नहीं होते, सम टाइम बहुत से केमिकल बनाने में जो हाई लेवल के हमने बनाने होते हैं, उसके लिए हमें लैब में भी लैब स्केल पे भी रिएक्टर वेसल चाहिए होता है। रिएक्टर वेसल जो लैब स्केल पे होता है, उसमें एक मैंने आपको बताया कि 100% ग्लास मटेरियल भी होता है। दूसरा ये होता है स्टेनलेस स्टील का, और उसके अंदर हमने ग्लास की विंडो वगैरह लगी होती है। और तीसरी मैंने बताया कि अगर स्टेनलेस स्टील या कोई और लोहा या कोई भी मटेरियल हो, तो उसके अंदर हम ग्लास की लाइनिंग भी कर लेते हैं। वो लाइनिंग किस तरह से होती है, और इसके बाद इसके कौन से पार्ट्स हैं रिएक्शन वेसल के, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, मज़ीद डिटेल से भी हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये सेशन ऑफ करके आप दोबारा से इसको जॉइन कर लीजिएगा।